नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही आवश्यक विषय है और मेरे हिसाब से हर राष्ट्रवादी को ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे जामिया हो गया, JNU हो गया, इनमें वामपंथ का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे दिलचस्प वीडियो और जो देश विरोधी ताकतें हैं हम उन्हें एक्सपोज करते रहते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिस्टों का एक काला इतिहास रहा है। अगर हम दुनिया भर के कम्युनिस्टों के इतिहास को देखें तो अराजकता, तख्तापलट, अधिनायकवाद और तानाशाही से भरा हुआ है। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के समय में चाइना में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। तो पहले थोड़ा कम्युनिस्ट इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। 1922 में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का महामंत्री बनने के बाद स्टालिन ने अपने ही गुरु लेनिन और ट्राटस्की का सफाया कर दिया। हिंसा के जरिए उसने लाखों लोगों की हत्याएं की, सामूहिक खेती की आड़ में किसानों का कत्ल किया, वेतन बढ़ाने के नाम पर इंजीनियरों, डॉक्टरों और कामगारों को फांसी पर झुला दिया। यह सब दुनिया के सामने है, छुपा नहीं है। अगर आंकड़ों की माने तो कंबोडिया में 30 लाख, रूस में 75 लाख, नॉर्थ कोरिया में 20 लाख और चीन में 4 करोड़ लोगों को कम्युनिस्टों ने मारा। वहीं एक तरफ अगर हम भारतीय वामपंथियों की बात करें तो यह गांधी का राजनीतिक लाभ लेते हैं और माओ त्से तुंग को अपना आदर्श मानते हैं। क्या आपको पता है कि जो सन की माओ त्से तुंग था वह हिटलर और स्टालिन से भी ज़्यादा क्रूर था। कहा जाता है कि सत्ता के लिए माओ त्से तुंग ने अपने ही 3 करोड़ लोगों को मरवा दिया था और आज वह इंसान चीन का राष्ट्रपिता है और भारतीय वामपंथियों का आदर्श। अब सवाल यह आता है, जिन लोगों की विचारधारा ही एक हत्यारे से प्रेरित हो, भला वे राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज भारत में क्रांतिकारी और देशभक्ति की बात करने वाले वामपंथी वही हैं जिन्होंने 1962 में चीनी सैनिकों के लिए रक्तदान दिया था और कहा था जो भी भारतीय सैनिकों के लिए खून देगा उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा देशद्रोह की गतिविधियों में। और उसी समय उन्होंने अपना एक पोस्टर जारी किया था जिसमें माओ त्से तुंग को उन्होंने अपना हीरो बताया था। पिछले 70 सालों में वामपंथ और भारतीय कांग्रेस ने भारत को महज एक इलाका बनाकर रख दिया कि उत्तर भारत पर हम राज करेंगे और दक्षिण भारत पर तुम राज करो। विद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कैबिनेट, कार्यपालिका, हर जगह वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को भरा गया, जिससे कि सुनियोजित तरीके से भारत को लूटा जा सके। लेकिन 2014 के बाद यह इलाके खत्म हो गए। कांग्रेसी और वामपंथी विचारधारा सुकड़ने लगी है। जहां दक्षिण भारत में वामपंथियों का कब्जा था, आज वह पतन की कगार पर खड़े हैं, जिसके कारण अब आपको एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। और यह बौखलाहट छात्र संगठन, पत्रकार समूह और तथाकथित बुद्धिजीवियों में देखने को मिल रही है। और अब यह देश में होने वाली छोटी सी नकारात्मक घटना का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहरा रहे हैं, फिर चाहे वह गौरी लंकेश की हत्या हो या BHO में हुई छेड़खानी की घटना। लेकिन आजकल JNU, जामिया, AMU और जाधवपुर जैसी यूनिवर्सिटी में हर दिन राष्ट्रविरोधी मानसिकता वाले लोग निकल रहे हैं, चाहे फिर वह कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, शैला राशिद या सरजिल इमाम हो। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ जो ये लोग शिक्षण संस्थानों को अपना निशाना बनाने लगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब 1950 में माओ त्से तुंग चाइना का राष्ट्रपति था तो चाइना में धीरे धीरे कम्युनिस्ट विचारधारा कमज़ोर होने लगी थी। लोग अब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे। तो इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए माओ त्से तुंग ने पूरे चीन के अध्यापक और प्रोफेसरों को बुलाया और कहा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हर दिन कम्युनिस्ट विचारों की क्लास होगी और जितना हो सके लोगों को साम्यवाद से जोड़ो। तो यही प्रयोग अब भारत में हो रहा है। कम्युनिस्ट भारत में अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। एक समय था जब बंगाल में ज्योति बसु ने 17 साल राज किया था। बंगाल वामपंथियों का गढ़ था, लेकिन आज बंगाल में 10 साल से TMC का शासन है और वहां पर वामपंथियों का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वामपंथियों का सारा वोट बैंक भाजपा के खाते में गया और 18 सीटें मिली। त्रिपुरा में वामपंथ खत्म हो चुका है, वहां पर BJP ने सत्ता हासिल कर ली है। धीरे धीरे अब वामपंथ खत्म हो रहा है। ये लोग अब केरल तक सिमट कर रह जाने के बाद केरल को बर्बाद कर रहे हैं।
क्योंकि वामपंथी विचारधारा है वो किसी और विचारधारा को सहन नहीं करती। केरल में आए दिन बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या साफ तौर से यह दिखाती है कि ना तो ये लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और ना ही राष्ट्र का। इसी वजह से अब वामपंथ जनता का जनाधार खो रहा है। भारतीय सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये लोग सबूत मांगते हैं। जब चाइना का कॉन्फ्लिक्ट भारत से होता है गलवान घाटी में, तो लोग ये चाइना की तरफ खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि 1991 के लोकसभा चुनाव में जो वामपंथी पार्टियां थी वह 9 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टियां बनकर उभरी थी, लेकिन अब ये सिर्फ केरल तक ही सिमट कर रह गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो आपको बता दूं, इसकी वजह यह है कि अब जो हमारा यूथ है वह अब इन लेफ्ट पार्टियों से नहीं जुड़ रहा है। उनका लेफ्ट पार्टियों से मुंह भंग हो चुका है। वामपंथी सदस्यों की बात करें तो केवल 6.5% युवा ही अब वामपंथी पार्टियों के सदस्य रह गए हैं। बाकी तो अब सिर्फ यह बूढ़ों की फौज बनकर रह गई है। इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए अब ये लोग स्कूल और कॉलेजों को निशाना बना रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो अभी विशाखापट्टनम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें करीबन 800 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। उन 800 कार्यकर्ताओं में से 2 कार्यकर्ता ऐसे थे जिनकी उम्र 35 साल से कम थी और 30 से 40 उम्र के 28 लोग थे। बाकी सब बूढ़े माओवादी लोग। वहीं स्कूल कॉलेजों को टारगेट करने के अलावा ये दंगे भड़काने और हत्याएं करने जैसे प्रयोग भी कर रहे हैं। दिल्ली दंगों में वामपंथी और इस्लामिक संगठनों की सांठगांठ खुलकर सामने आई। उमर खालिद, आईसी घोष और योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने खुलकर दंगे भड़काने का समर्थन किया। इनके पतन का एक मुख्य कारण इनका हिंदू विरोधी चेहरा भी है। हमने अक्सर देखा है कि वामपंथियों का इस्लामिक संगठनों के लिए बहुत ही नरम रुख रहता है और हिंदू संगठनों के लिए बहुत ही कड़ा रुख रहता है, जिसके कारण आज इनको हर जगह धर्म विरोधी माना जा रहा है। अगर वहीं भारत में बात करें तो अगर भारत में कोई हिंदुओं के हितों की चिंता करता है तो उसे ये दक्षिणपंथी या फिर बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता करार देते हैं। लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति अमेरिका या अफ्रीका के मूल निवासियों की संस्कृति से अलग नहीं है। अजीब बात यह है कि वामपंथी अफ्रीकन अमेरिकन मूल निवासियों की हकों का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत में वैसे ही हिंदू हकों को सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी कह के खारिज कर देते हैं। वहीं जब अमेरिकी मूल निवासी अपने पवित्र स्थलों को लेने की मांग करते हैं तो वामपंथी सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन हिंदुओं की अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धर्म स्थलों को वापस लेने की मांग को ये खोखले वामपंथी असहिष्णुता बताते हैं। इसी वजह से जन भावनाओं से दूर और राष्ट्रीय विचारों से अलग खड़ी वामपंथी पार्टियों को जनता ने खारिज कर दिया है। देश में इनका कोई ठोस जनाधार नहीं बचा है। इसी वजह से अब यह छात्रों और युवाओं का ब्रेन वॉश करके देश में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इस बार भी यह कामयाब नहीं हुए तो जल्द ही वामपंथ देश में इतिहास बन जाएगा। और यही सही मौका है कि मोदी सरकार को इनका गला घोंटकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनको सांस लेने नहीं दिया गया तो ये अव्वल दर्जे के देशद्रोही देश को खा जाएंगे, चीन और इस्लामिक संगठनों के साथ मिलकर। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी पता चली हो या कुछ ऐसा कुछ रोचक आपको लगा हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।